वाई साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया हेट्स हिंदी। आपने कुछ दिनों पहले ही देखा होगा कि कैसे पूरे बेंगलोर में दुकानों से इंग्लिश और हिंदी बोर्ड जो थे उसे तोड़ा गया था और सिर्फ कन्नड़ा भाषा में जो बोर्ड्स है उसे लगाने के लिए प्रोटेस्ट हुए थे। इसके अलावा कई सारे ऐसे वीडियोस भी इंटरनेट पर अवेलेबल है जिसमें लोग ऐसा कहते हैं कि बेंगलोर में रहना है तो तमिल कन्नड़ा जो भी भाषा है उन्हें आनी ही चाहिए। मुझे कहता है कि अगर तुम्हें इस शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। डज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नोज हाउ टू स्पीक इन कन्नड़ा? आखिर साउथर्न इंडिया का पार्ट इतना ज्यादा इनसिक्योर क्यों है लैंग्वेज को लेकर? क्यों आए दिन ट्विटर पर हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट ट्रेंड चलाए जाते हैं? हिंदी बोलने वालों को पाकिस्तानियों से कंपेयर कर दिया जाता है। This is our land. Okay. This is our land, not your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay, okay, okay. Why should I speak in Hindi? और पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री इंडिया है, जहाँ पर हर 4 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदलती है, संस्कृति बदलती है, और वो इंडिया जो दुनिया में विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, उसी इंडिया के साउथर्न पार्ट में लोग क्यों हिंदी भाषा को हेट करते? आखिर क्या रीजन है कि साउथर्न इंडिया में लोग इंग्लिश लैंग्वेज को एग्री कर लेते हैं पर अपने देश के ही हिंदी भाषा को वहां पर एग्री नहीं किया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो अपनी जगह पर सही है या फिर गलत है? आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। As we take you through all the updates coming in from Karnataka over the language issue. मिलियन हो तुम हिंदी बोलो तुम, अबे क्यों बोलेंगे वो यार? चिल, पंजाबी बोले, तमिलियन बोले। We're taking you down south to Karnataka, where on Wednesday you remember that thousands of protesters in India's IT capital of Bengaluru attacked. दोस्तों आज भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आजादी से पहले भारत में 530 से भी ज्यादा राज्य रजवाड़े हुआ करते थे और भारत बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री था। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो उसके बाद देश में सिर्फ एक ही मुद्दा था कि आखिर भारत के राज्यों को फिर से कैसे बनाया जाए और इनकी बॉर्डर कैसे निर्धारित की जाए। राज्य के रीऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर कई मिनिस्टर भारत के राज्य को हिस्ट्रिकली और पॉलिटिकली रूप से रीऑर्गेनाइज करना चाहते थे ताकि सभी राज्य का डेवलपमेंट एक जैसा हो। लेकिन ऑन दी अदर साइड कई सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर राज्य को रीऑर्गेनाइज किया जाए। इसी चीज के लिए सबसे पहली बार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए शाहधर को कमीशन का हेड बनाया जाता है कि वो भाषा के आधार पर देखे कि कौन से भारत के राज्यों को अलग किया जा सकता है। लेकिन वो इस चीज को करने से साफ मना कर देते, वो इस चीज के टोटली खिलाफ थे, क्योंकि उनके हिसाब से आगे चल के इसी वजह से कई सारी परेशानियां भी आने वाली। फिर आ जाता है साल 1948। भारत में राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक जेवीपी कमेटी बिठाई जाती है, जिसमें सरदार पटेल के साथ में जवाहरलाल नेहरू तक इस कमेटी में शामिल थे। और यहाँ पर जेवीपी कमेटी ने भी भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने के लिए और उसे फिर से रीऑर्गेनाइज करने के टोटली खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि पूरे देश को एक ही भाषा के आधार पर यूनाइट करके रखा जाए, क्योंकि कई यूरोपियन कंट्री का यह मानना था कि भारत जैसा देश जिसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वो कभी भी यूनाइट नहीं रह सकता। जैसा कि हमने देखा ही था कि रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था। अगर लैंग्वेज के हिसाब से इंडिया को डिवाइड किया जाता, फिर से राज्यों को बनाया जाता, तो यहाँ पर बहुत चांस थे कि लैंग्वेज के आधार पे फिर से कोई और राज्य अलग हो सकता था। इसलिए जेवीपी कमेटी ने 1948 के टाइम पर ही भाषा के आधार पर इन राज्यों की रीऑर्गेनाइजेशन करने से टोटली मना ही कर दिया था और हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में चुना गया था जिसे पूरा भारत देश में बोला जाएगा और जिससे पूरा देश इस हिंदी भाषा के आधार पर यूनाइट रहेगा। और हिंदी को भी इसलिए चुना गया था यहाँ पर क्योंकि उस टाइम पर देश की जो 40% आबादी थी वो हिंदी भाषा ही यूज करती थी बोलने में। लेकिन उस टाइम पर भी इंडिया के साउथर्न पार्ट में इस चीज को नहीं माना गया था। साउथर्न पार्ट के जितने भी राज्य थे वो इस चीज का अपोज करने लगे और भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने की इसकी मांग करने लगे। और 1953 में उसी वजह से मद्रास प्रेसिडेंसी में पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए। और ऐसे भारत का सबसे पहला भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना था। सरकार का प्लान यहाँ पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। सरकार पहले से ही चाहती थी कि देश में यूनिटी और डेवलपमेंट हो सके, उसी तरीके से राज्य को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन भाषा के आधार पर न चाहते हुए भी साल 1956 में लैंग्वेज के बेस पर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है। इसके अलावा बात करें हम साल 1937 की, तब कांग्रेस गवर्नमेंट के श्री राजा जी ने एक लॉ पास करवाया था कि भारत के सभी जो सरकारी स्कूल है वहां पे हिंदी सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली 8वीं क्लास तक पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इस चीज को लेकर साउथर्न इंडिया में ऑपोजिशन पार्टी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला दिया था और साउथर्न इंडिया में हिंदी ना पढ़ाई जाने की वजह से इतना खतरनाक प्रोटेस्ट हुआ था कि इसमें 1100 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और इसी वजह से 2 लोगों की जान भी चली जाती। इस टाइम के बाद से ही तमिलनाडु जैसे स्टेट में जो भी गवर्नमेंट एंटी हिंदी स्टेटमेंट देते थे वहां पर उनकी सरकार बनना
बनना तय था। उसके वजह से 1937 में जिन गवर्नमेंट मिनिस्टर राजा जी ने ये कहा था कि हिंदी पढ़ाना कंपलसरी करना चाहिए सारे स्कूलों में, वो भी इस फैसले के अगेंस्ट आ जाते हैं। और ये जो एंटी हिंदी लैंग्वेज की लड़ाई जो थी वो इस हद तक बढ़ चुकी थी साउथर्न इंडिया में कि इंग्लिश एवर और हिंदी नेवर के नारे लगाए जाने लगे थे। वही दूसरा क्या था कि आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को एक प्राइमरी लैंग्वेज रखा गया था और इंग्लिश को एक सेकेंडरी लैंग्वेज रखा था। गवर्नमेंट का प्लान यहाँ पर यह था कि 1965 तक देश में हिंदी को प्राथमिकता दी जाएगी और धीरे धीरे करके इंग्लिश को 1965 के बाद से इंडिया से फेज आउट कर देंगे, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश जो थी वो एक स्लेवरी लैंग्वेज। तो ऐसे में जब साल 1965 आया तो यहाँ पर पूरे देश में ये चर्चा होने लगी कि क्या अब हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। लेकिन इसके अगेंस्ट भी साउथर्न इंडिया में काफी वायलेंस से प्रोटेस्ट देखने को मिला और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज ना बनाए जाने की वजह से प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ गया था कि 26 जनवरी 1965 को तमिल लोगों ने ब्लैक डे घोषित कर दिया था, रिपब्लिक डे को। और आज साउथर्न इंडिया में लैंग्वेज एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। जब तमिलनाडु में 1965 में ये सारी चीजें चल रही थी तब तमिलनाडु के डीएमके पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया तमिल नेशनलिज्म का। बेसिकली उनका गोल क्या था कि वो कांग्रेस को हिंदी बोलने वाला बताए और हिंदी ब्राह्मण बताए और खुद को वो तमिल बोलने वाला बताए। सिर्फ इसी चीज के दम पे सबसे पहली बार 1967 में उस टाइम पर कांग्रेस की जैसी मजबूत पार्टी को डीएमके ने इलेक्शन में तक हरा दिया था। और ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि आज तक तमिलनाडु में डीएमके पार्टी को कोई भी नहीं हरा पा रहा। ये लैंग्वेज के नाम पर पॉलिटिक्स इतनी सफल रही थी कि साउथर्न पार्ट के पॉलिटिक्स पार्टी एंटी हिंदी बयान देकर इलेक्शन जीत जाते और इसके अपोजिट नॉर्थ इंडियन पार्ट में सरकार जबरदस्ती साउथ इंडिया में हिंदी को इंपोज करके नॉर्थ इंडियन स्टेट में इलेक्शन जीत जाते। और आपने पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें कुछ मिनिस्टर दुकान के सारे हिंदी और इंग्लिश बोर्ड को तोड़ रहे ताकि वहां पर मौजूद लोगों का वो दिल जीत सके। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से हिंदी भाषा को इंडिया के साउथर्न पार्ट में पूरी तरीके से वायलेंट कर दिया गया पॉलिटिकली। अब इस चीज को डिटेल में कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो इंडिया में सिर्फ एक कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है और हर एक लैंग्वेज एक अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। पूरे इंडिया में लगभग 416 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, यानी कि इंडिया बहुत ही बड़ा डाइवर्स कंट्री है। ऐसे में यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं कि लोग एक दूसरे के कल्चर का विरोध करना भी शुरू कर देते हैं, जैसा कि हमें थोड़ा बहुत दिखता भी रहता है। इसलिए जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने ये प्लान बनाया था कि इतनी डाइवर्स कंट्री को अगर यूनाइट करना है तो पूरे देश में हिंदी बोली जानी चाहिए। और ठीक ऐसा कॉन्सेप्ट यूरोप का भी है। यूरोप में क्या है कि किसी भी देश की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, लेकिन वहां के सारे देश इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं यूनिटी के लिए। इसलिए सरकार ने क्या किया कि साउथ से नॉर्थ हर जगह हिंदी भाषा पर बोले जाने पर जोर दिया। पर इसी चीज को पॉलिटिकली रूप से काफी ज्यादा वायलेंट किया गया अपने फायदे के लिए। पॉलिटिशियन ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सिनेरियो खड़ा कर दिया साउथर्न इंडिया में कि गवर्नमेंट जानबूझकर तमिलियन बोलने वाले लोगों पर हिंदी लैंग्वेज इंपोज कर रही है। इसलिए साउथर्न इंडिया में लोग जब अपनी तमिल कन्नड़ा भाषा को बचाने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए एंटी हिंदी प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। और ये पहला रीजन है कि आखिर क्यों साउथर्न इंडिया में हिंदी को हेट किया जाता है। वही अगर हम दूसरे रीजन की बात करें कि आखिर साउथर्न इंडिया में हिंदी को क्यों हेट किया जाता है, तो इसका कारण ये है कि वहां पर साउथर्न इंडिया का मानना ये है कि हिंदी यानी कि संस्कृत लैंग्वेज जो है उनसे भी ज्यादा रिच और ओल्डेस्ट तमिल यानी कि द्रविड़ लैंग्वेज है। और इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा डिबेट्स ऑलरेडी हो भी चुके हैं। बहुत सारे यहाँ पर प्रूफ है लैंग्वेज के, जो कि दोनों लैंग्वेज को वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज बताती है। अगर हम द्रविड़ लैंग्वेज की बात करें तो इसे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंग्वेज माना जाता है और आज से 2000 साल पहले इस लैंग्वेज के टैक्स मिले। वही दूसरी तरफ संस्कृत की बात करें तो वो भी वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और आज से 3000 साल पहले ही इसके ग्रंथ मिल चुके हैं टैक्सेस में, हिंदू टैक्सेस पे, और संस्कृत लैंग्वेज का प्रमाण देखा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई डाटा तमिल को संस्कृत से ज्यादा ओल्डेस्ट बताती है, तो कई और डाटा संस्कृत को तमिल से ज्यादा ओल्डेस्ट बताती है। और एआई की बात करें तो एआई संस्कृत को ओल्डेस्ट बताती है यहाँ। और यही कारण है जिसके वजह से द्रविडियन बोलने वाले साउथर्न इंडियन ये मानते हैं कि उनका जो कल्चर द्रविड़ लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से भी ओल्डेस्ट है और रिच है। ऐसे में हिंदी बोलना उनके कल्चर को खत्म करने जैसा है। इसलिए कई प्रो कन्नडिगा जो होते वो हिंदी बोलने के हमेशा अगेंस्ट ही रहते। लेकिन इन चीजों में ये चीजें समझनी जरूरी है कि अगर भले ही तमिल ओल्डेस्ट हो या फिर संस्कृत ओल्डेस्ट हो, पर ये दोनों हमारे देश की ही लैंग्वेज है। ऐसे में अगर इस तरीके से हिंदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाए तो ये एक मूर्खता ही। और ऐसी ही चीजें इंडिया को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया जैसे फैक्टरों में बांटने पर मजबूर भी कर देती है। तो यही सारे रीजन है जिसके वजह से साउथ इंडिया में लोग हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट एग्रेसिव ही रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।